इस देश का मुकद्दर राज्यों की व्यवस्था से तय होता है और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ा कार्यक्रम सीएम साहब, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जिनका नारा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। जो ये कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को हम सटासट नौकरी देते हैं, जो ये कहते हैं कि राज्य में लोगों की भलाई के लिए हमने अनेकों कदम उठाए हैं, आने वाले वक्त में भी उठाएंगे। किसानों को अगर फसल में कोई नुकसान हो तो वहां पर भी हम 100% उनको मुआवजा देते हैं। इन तमाम दावों के बीच तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाना कितनी बड़ी चुनौती, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से। तो आइए सीएम साहब की करते हैं शुरुआत। जिस राज्य में होने वाला है चुनाव, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती है कि आखिर वो कैसे तीसरी बार बनाएंगे यहां पर बीजेपी की सरकार, उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं, चुनावी रणनीति समझते हैं, क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जिसके दम पर वो तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाने का दम भर रहे हैं। सीएम साहब। तो सीएम साहब में हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब, और सैनी साहब आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार, क्योंकि मैं दिन गिन रही थी। पिछली बार 4 दिन जब सीएम आप बने, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और इस बार आपको 70 दिन, कुल 74 दिन आपको मिले बतौर सीएम काम करने वाले, जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में नहीं लगा हुआ था। इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि आपको हैट्रिक मारने के लिए क्रीज पर उतार दिया गया है, लेकिन क्रीज पर जमने के लिए टाइम बहुत कम मिला है। ऐसे में आप ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाले हैं जिससे तीसरी बार आप यहाँ कमल खिला सके? कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक? पहले तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ और सभी दर्शकों को भी मैं राम राम करता हूँ, क्योंकि लगातार जो पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं और पहली बार ऐसा लगा है कि हरियाणा प्रदेश का आमजन भी, एक दूर से दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी इस बात की चर्चा कर रहा है कि सरकार ने बिना भेदभाव के और बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश को डबल इंजन की सरकार के अंदर बढ़ाने का काम किया है। और उस गति के अंदर, क्योंकि मेरे पास जब ये जिम्मेवारी आई है 12 मार्च को जिम्मेवारी आई, और 12 मार्च के बाद 16 मार्च को 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। हाँ। और 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। हाँ। 6 जून से लेकर के मात्र 16 अगस्त को फिर कोड ऑफ कंडक्ट में आगे वो मात्र मेरे ख्याल से 182 दिन बैठते हैं। अच्छा। 182 दिन में से लगभग 56-60 दिन मुझे काम करने का अवसर मिला है। और इन दिनों के अंदर जिस गति से काम किया है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मिलकर के लोगों तक जो सरकार की योजनाओं का लाभ और जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हमने गति से किया है। यहाँ तक कि विपक्ष इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिया कि घोषणाएं हो रही हैं। मैंने कहा कि ये घोषणा नहीं है, जो भी हम बात बोल रहे हैं उस बात को पूरा कर रहे हैं, कैबिनेट के अंदर पास करके उसको धरातल पर उतारने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये तो मात्र थोड़े दिन का ट्रेलर था। लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला, समय कम नहीं मिला। अभी तो ये ट्रेलर था और ट्रेलर के बाद तो पिक्चर बाकी है। विपक्ष के लोगों को जिस प्रकार का उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर, अगर देखेंगे हम विपक्ष का 10 साल का कार्यकाल और हमारा भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का कार्यकाल, क्योंकि विपक्ष भी डबल इंजन में रहा है, परंतु डबल इंजन के अंदर दोनों जगह भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है। अगर आप हरियाणा के अंदर देखेंगे, हरियाणा के अंदर हर चीज की लोगों को लाइन में खड़े होकर के मिलती थी। बोलते तो थे ये लोग, ये बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु नहीं दे पाए। लोग हालात उससे जूझ रहे थे। ये बोलते थे कि हम गैस का सिलेंडर जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए दिया था, वो भी लाइन में 3-3 दिन के अंदर मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि सरकार ऊपर भी इनकी थी, नीचे भी इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार थी। और किसान को अगर
अपनी फसल बेचनी होती थी, उसके लिए भी किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये दो सरकारें, उनकी भी सरकार थी, हमारी भी डबल इंजन की सरकार थी। इन दोनों सरकारों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो लोगों को बड़ी राहत इस डबल इंजन सरकार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मिली है। आपका नारा है मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब मैं आती हूँ सर चुनाव, क्योंकि इस हिस्से में हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो लोग कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं था कि उस दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला था। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 3 बजे भी शाम में आपकी शायद सभा थी। आपको इलेक्शन कमीशन चुनावी तारीखों का ऐलान कर रहा है, आपको भी जानकारी नहीं थी, सच है क्या? अंजना जी, ये चुनाव आयोग का कार्य है। ये लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं और ये लोग इस प्रकार का दुरुपयोग भी ये कांग्रेस के लोग करते थे। क्योंकि दुरुपयोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनको सारा का सारा इनकी सेटिंग होती थी, सेटिंग के अंदर काम करते थे। परंतु चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको अपने अधिकार हैं। चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व है। उसके अंदर सरकार का इंटरफेयर क्यों? वो पूछ लेते हैं, बता देते हैं कि भाई हम तैयार हैं। हमने, हमारे से पूछा गया कि चुनाव के लिए तैयार है, हमने कहा तैयार हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के ही दबाव में चुनावी तारीख को बदला गया है, 1 से 5 अक्टूबर किया गया है, सच है क्या? देखिए, इसके लिए आप लोगों को लगा लोग छुट्टी पे चले जाएंगे जैसा लोकसभा में हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग वोट करने ही ना निकले? देखिए, कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस तो कभी भी लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस ने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कैसे करें? उनकी नीतियां ही ठीक नहीं है। और लोकतंत्र का तो ये अपमान अगर करने का काम किया है कांग्रेस ने किया है। ये थोड़ी चाहते हैं कि लोग वोट पोल करें। हमारे माननीय अध्यक्ष ने, उनको चिंता हुई कि इतनी छुट्टियां हैं, 29 तारीख को सैटरडे है, संडे है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, चुनाव के कारण छुट्टी, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, कि लोग कहीं अपना टूर प्लान ना बना लें और बाहर ना चले जाएं और वोट कम ना हो जाए। ये चिंता हमारे अध्यक्ष ने की। चुनाव आयोग की स्वायत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों के दबाव में चुनावी तारीख को बदला गया है। देखिए अंजना जी, ये लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो ये हर चीज के ऊपर ये अपना सवाल खड़े करते हैं। अभी पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के अंदर भी इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, इन्होंने सवाल खड़े किए कि राहुल गांधी साहब जैसा एक जो सत्ता के ऊपर जिनका परिवार 60-65 साल तक रहा हो, लगातार परिवार से उनके प्रधानमंत्री बनते रहे हों, वो व्यक्ति अगर तीसरी पीढ़ी में आकर के संविधान की बुक उठा करके लोगों के बीच में जाकर के इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खतरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम, मुद्दों के ऊपर बात करिए, झूठ के ऊपर बात मत करिए। ये झूठ की किताब उठा करके और झूठ को फैला करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की रचना की, उस व्यक्ति को आज तक कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। पहली बार अगर सम्मान किसी सरकार ने दिया है, किसी व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री ने दिया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। उसने उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उनको सम्मान देने का काम किया। वो कैसे सोच सकते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा? यहाँ से सर अब आपके रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा संविधान के मुद्दे पर वो झूठ फैला रहे थे। क्या इसी वजह से आपने कहा था कि 10 कमल खिलाएंगे और इसी हरियाणा में सिर्फ 5 कमल खिले? वजह क्या रही? आप जब आप मुड़ के देखते हैं, क्या सिर्फ संविधान पर चर्चा जो राहुल जी करते थे वो था, या फिर महंगाई, बेरोजगारी, पहलवानों का मुद्दा, पहलवानों का आंदोलन करना सरकार के खिलाफ, वो भारी पड़ा? क्योंकि हरियाणा से ही तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा रेसलर्स सारे। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपने ठीक कही है बात। अगर आप देखेंगे 2014 से पहले हमारे पहलवान, हमारे स्पोर्ट्स के जो यूथ है, कितने मेडल आते थे, आज कितने आते हैं? 2014, 2024 एक बड़ा अंतर उसके अंदर है। उसके अंतर का कारण है कि सरकार ने मजबूती से उनके लिए सुविधाएं खड़ी की और सरकार उनके लिए हर संभव प्रयास करती रही कि हमारे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब कहीं भी पैरा ओलंपिक, ओलंपिक के अंदर जाएं
तो वहां पर हमारे युवा अच्छा प्रदर्शन करें, उसको लेकर के हमारे सरकार ने खिलाड़ियों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया और उसका परिणाम भी निकले हैं। ऐसा नहीं है परिणाम 10 से 5 क्यों हुए ये नहीं देखिए, बताया। मैंने वही कहा है, ऐसे झूठ बोले गए कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और घर में जा करके कान में बोल दिया कि भाई 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8,500 रुपए खटाखट खाते हुए आ जाएंगे। और ये लोग इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे भोले लोग हैं और क्योंकि कांग्रेस सिस्टम को नहीं बना पाते, कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को भड़कल हो जाते हैं, बात में आ जाते हैं। हमारे लोग यहाँ के भोले हैं, मैं तो कहूँगा भी कि बातों में कांग्रेस की आ जाते हैं।